हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, आज हम अगले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जिस फंडामेंटल राइट का नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगर हम इस फंडामेंटल राइट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। कहने का मतलब वो कौन से लोग होंगे जो हमारे देश में अल्पसंख्यक होंगे और उन अल्पसंख्यकों को हमने क्या क्या अधिकार दिए हैं, वो बात करता है हमारा ये फंडामेंटल राइट, जिसके आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। अब सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक क्या होगा। ठीक, तो जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक नाम का कोई भी शब्द नहीं था। कहने का मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है कि हमारे मूल संविधान के अंदर या हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी नाम का कोई भी वर्ड नहीं था। तो फिर अल्पसंख्यक होते क्या हैं? ठीक, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों को, ठीक, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1993 में 2 बेस दिए। ठीक, कहने का मतलब ये कहा गया भाषा और धार्मिक, ठीक, यानी कि लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या हमारे देश में 50% से कम है, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। क्योंकि अगर हम जाने आज की तारीख में हमारे देश में जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन 79 पॉइंट समथिंग है। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 14 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 14.79.1 14.95%। और जो बाकी बचे वो लोग, बाकी के सारे लोग, कुछ 1% कुछ 0.6%, बाकी के सारी लोग अलग पॉपुलेशन में रहते हैं। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन हमारे देश में 50% से कम होगी, उस पॉपुलेशन को भाषा और धर्म के आधार पर हम लोगों ने क्या कहा है? माइनॉरिटी कहा है। अब इसी माइनॉरिटी को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 6 लोगों को माइनॉरिटी के अंदर रखा गया, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक, इन 6 धर्मों के लोगों को हमारे देश में माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर रखा गया। लेकिन इससे भी पहले, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से पहले भी वर्ल्ड में यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया, ठीक, 1992 में इसने अपना खुद का एक आर्टिकल डिफाइन किया और उस आर्टिकल में यह कहा कि अगर किसी देश के अंदर ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है और वो धर्म और भाषा के आधार पर है, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। कहने का मतलब सभी के सभी देशों में अल्पसंख्यकों को हमें क्या करना है? बचाकर रखना है। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में 1993 में 6 धर्मों के लोगों को क्या घोषित कर दिया गया? अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। और हमारे फंडामेंटल राइट में पहले ही लिख दिया गया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। कहने का मतलब आर्टिकल 29 का सब क्लोज 1 तो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेशल, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप इसे स्पेशल लिख सकते हो, जिसके पास खुद की एक स्पेशल भाषा हो, एक स्पेशल लिपि हो, एक स्पेशल संस्कृति हो, तो उसे बनाए रखना या उसे बचाकर रखना हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में भी पूछा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 29 कितने आधार पर अल्पसंख्यकों की बात करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये 3 बेस हैं, एक भाषा, एक लिपि और एक संस्कृति। इंग्लिश में बोले तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल। इन 3 बेसिस पे हमने क्या किया है? एससी माइनॉरिटी कैटेगरी को या अल्पसंख्यकों का क्या है? डिफाइन किया है। कहने का मतलब अगर किसी देश के अंदर ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जिनकी जनसंख्या कम है, तो उन्हें हमें बचाने का क्या करना है? संरक्षण करना है। दूसरा, आर्टिकल 29 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि अगर राज्य चाहे, राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी संस्था, ऐसे अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को कोई ना कोई फंड देता है, कोई ना कोई पैसा देता है, तो वो संस्थाएं धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर
कोई भी भेदभाव वहां पर नहीं होगा। कहने का मतलब अगर राज्य सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्था में कोई पैसा देती है, अल्पसंख्यक संस्था का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम समुदाय अपना मदरसा खोलता है, तो उस मदरसे को अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई पैसा दिया जाता है तो हम उस मदरसे को क्या नहीं करेंगे, कहने का मतलब कोई भेदभाव नहीं करेंगे उसके साथ। कहने का मतलब अगर राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। यह है आर्टिकल 29 का सब क्लोज 2। कहने का मतलब सीधी सी बात अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट केवल अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ है। सबसे पहला हमें यह पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। वो लोग जिनकी जनसंख्या 50% से कम है। इन 6 कैटेगरी के लोगों को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक कहा गया। इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति क्या है, अलग है, इसीलिए इन लोगों को बचाए रखने का हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये अपनी खुद की कोई शिक्षण संस्था बनाते हैं और उसमें राज्य सरकार कोई पैसा देती है तो ये उसके आधार पर धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपने शिक्षा संस्थानों को चलाने का अधिकार। कहने का मतलब अगर कोई भी अल्पसंख्यक है तो उन अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो खुद की शिक्षण संस्था बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मुस्लिम धर्म की बात की जो एक अल्पसंख्यक धर्म है और इस मुस्लिम धर्म को यह अधिकार है कि वो अपना मदरसा चला सकता है। कहने का मतलब अगर उस अल्पसंख्यक में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो चाहे तो उन्हें अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये जो माइनॉरिटी कैटेगरी है, ये धर्म, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। कहने का मतलब ये अपनी संस्था भी बना सकते हैं और ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमने एक संविधान संशोधन किया जिसको हमने कहा 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें हमने ये कहा कि अगर राज्य किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान या उनकी प्रॉपर्टी को लेता है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है गवर्नमेंट और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पर कोई अल्पसंख्यक संस्था आ गई और उस संस्था को हटाकर वहां पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उस संस्था को जब हटाएगी तो उसकी जगह दूसरी संस्था बना के देगी या फिर मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके अनुसार उस संस्था को क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपनी अलग से एक संस्था बना ले या उसी संस्था को कंटिन्यू कर ले। यही बात करता है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें लिखा हुआ है ऐसी संस्थाओं की संपत्ति का राज्य अर्जन करता है तो पर्याप्त रकम दी जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कई बार इसे हम आर्टिकल 30 के 1 के सब क्लोज ए में भी पढ़ते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है यूपीएससी में और ठीक यूपीपीसीएस में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 का सब क्लोज 2, जो ये कहता है अगर शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार सहायता देती है या फिर कोई राज्य सहायता करता है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो ऐसी शिक्षण संस्थाएं धर्म, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का भेदभाव नहीं करेगी। कहने का मतलब आर्टिकल 30 का सब क्लोज 2 और आर्टिकल 29 का सब क्लोज 2 बिल्कुल एक दूसरे के एक जैसे हैं, दोनों एक ही बात करते हैं। यहां पर भी राज्य सहायता देने की बात कर रहा है, यहां पर भी राज्य वित्त सहायता देने की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं आर्टिकल 29 का सब क्लोज 2 और आर्टिकल 30 का सब क्लोज 2 बिल्कुल सेम है, एक जैसी बात करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं जिसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा है, जिससे फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 को ही हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके आर्टिकल 12 से 35 तक थे। हमने पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 पढ़ा, फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की जो 19 से 22 था, फिर 23-24 में आपने एक्सप्लोटेशन की बात की, फिर 25 से 28 में हमने रिलीजियस की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और आज हमने एक अगला फंडामेंटल राइट पढ़ा जो आर्टिकल 29 और 30 की बात करता है, जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। लेकिन जब हम आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार लिखा हुआ है, उस आर्टिकल को पढ़ते टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करता है,
आर्टिकल 29 सीधी सी भाषा में ये कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति पर आधारित ऐसे अल्पसंख्यक अगर हैं हमारे देश में तो हमें उन्हें बचाए रखने का अधिकार है। और अगर ये कोई भी शिक्षण संस्था बनाते हैं तो इन्हें अपनी खुद की शिक्षण संस्था बनाने का अधिकार है। और अगर राज्य सरकार इनकी सहायता करती है तो उस समय ये धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। अब हमारा एक लास्ट फंडामेंटल राइट बचा है जो आर्टिकल 32 में है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, यानी संविधानिक उपचारों की बात करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत हमें 5 रिट के बारे में बात करनी है। उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ऐसा ही प्यार मुझे देते रहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से हम लोग एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसे हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स की सीरीज का नाम देने वाले हैं। और आपको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहेगी जैसे हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम अगला पॉलिटी का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, ताकि उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा मतलब, मेरा आपको पढ़ाने का पूरा सेंस है कम समय में पूरी बेहतर नॉलेज देना। ठीक, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।